हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जीएल शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। इससे पहले भी मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में एक लेसन है वह दिया था और उसका ये पार्ट है वह सेकंड भाग है जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में है वह और ज़्यादा अधिक अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ही हमने बात की थी, पृथ्वी किन किन परिकल्पनाओं से है वह उत्पन्न हुई और इसके बाद में सौरमंडल के बारे में ग्रह किस प्रकार से है वह बनते हैं। एक इसी के अंदर एक पॉइंट आया था प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, वर्ष की जहाँ बात आती है वह वर्ष एक समय का मापक नहीं है। यहाँ पर है वर्ष का मतलब समय का मापक नहीं है, ये डिस्टेंस का मापक है। डिस्टेंस का मतलब होता है एक प्रकाश की किरण को 3 लाख किलोमीटर है वह जाने के लिए 1 सेकंड के अंदर, प्रति सेकंड है वह जाती है, प्रति सेकंड की गति होती है। एक प्रकाश की किरण की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि प्रकाश की किरण 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से है वह चलती है। ऐसे में है वह एक साल में, एक वर्ष में वह कितनी दूर जाएगी, कितनी डिस्टेंस होगी, यह कहलाता है प्रकाश वर्ष कहलाता है। और इसमें है वह काफ़ी दूर, इसका मतलब ये है कि जो तारे हमारे को छोटे छोटे दिखाई देते हैं वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। हमारे यहाँ पर जो सूर्य से किरणें आती हैं, इन किरणों को धरातल तक पहुँचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। इसके लिए है वह जो सूर्य यहाँ से करीब 147 मिलियन किलोमीटर है वह यहाँ से दूर है और इतनी डिस्टेंस के अंदर है वह उनको टाइम मिल लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है। जो तारे हैं वो सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं और ये है वह यहाँ से काफ़ी दूरी के अंदर है। तो वो प्रकाश वर्ष में मापन होता है, कई वर्ष में जा करके, और यहाँ पर है वह धरातल पर प्रकाश दिखाई देता है। यानी कि जो तारे आज हम देख रहे हैं, आज की नाइट में देख रहे हैं, उनका ये प्रकाश है वह दिखाई दे रहा है साल भर पहले, कई वर्ष पहले का जो प्रकाश है वो आज हमारे को है वह दिखाई दे रहा है। जो तारे की वास्तविक कंडीशन है वो आज की नहीं, आज से कई वर्ष पहले की है। तो ऐसे है वह तारों के बीच में डिस्टेंस का मात्रक होता है जिसको प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। इस आधार पर एक वर्ष में कितना प्रकाश आता होगा, इनको है वह मल्टीप्लाई करके देखें तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड के मिनट बनेंगे। फिर है वह इनको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो है उसके मिनट के सेकंड के मिनट बनेंगे और मिनट का है वह घंटे में परिवर्तित होगी। फिर इसको 24 घंटे में करेंगे तो ये 1 दिन का होगा। फिर इनको है वह मल्टीप्लाई करेंगे 365 दिन से। इतनी दूर है वह एक वर्ष में प्रकाश है वह गति करता है। यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने पर जितना आता है उतना दूर के अंदर एक वर्ष में प्रकाश है वह गति करेगा। तो ऐसे है वह प्रकाश वर्ष के ये दूरी का मात्रक है, न कि है एक समय का मात्रक है। हम बात करते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल के अंदर कई सारे है वह सूर्य का परिवार है और सूर्य के परिवार के अंदर शामिल हैं स्वयं सूर्य है और सूर्य के पास में है वह छोटे छोटे ग्रह हैं। जैसे बुध ग्रह है वह पास में ही है, जिसको बुध ग्रह के नाम से जाना जाता है, बुध ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह है। और इसके बाद में इससे बड़ा है वह शुक्र ग्रह और फिर है वह शनि ग्रह, शुक्र के बाद में पृथ्वी, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर है वह मंगल, इससे छोटा है मंगल, और उसके बाद में है छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं। क्षुद्र ग्रह इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह।
और इसके बाद में सबसे बड़ा ग्रह जिसको कहते हैं बृहस्पति कहा जाता है, बृहस्पति, जुपिटर कहा जाता है, और इसके से छोटा शनि, शनि सैटर्न के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद में अरुण और वरुण। अरुण ये बड़ा है और वरुण है वह इससे छोटा है, वरुण। इसके बाद में भी एक छोटा ग्रह था जिसको यम ग्रह के नाम से पुकारा गया। आपको पता होगा कि पहले जो कल मैंने पार्ट देखा था उसमें 9 पिंडों की उत्पत्ति बताई थी। 9 पिंडों का मतलब है कि 2019-20 के अंदर इसकी मान्यता है वह समाप्त की गई। यूरोपीय कंट्रीज के अंदर एक बैठक हुई विद्वानों की, साइंटिस्टों की, और उसमें है वह यम ग्रह, इसको बोना ग्रह की संज्ञा दी गई क्योंकि काफ़ी छोटा था, इस कारण से इसको ग्रहों में शामिल नहीं किया। इस वजह से वर्तमान समय में 8 ग्रह ही है वह पाए जाते हैं जो इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं। तो ऐसे है वह, ये टोटल है वह उनका सौर परिवार के रूप में है वह माना जाता है। इन सब ग्रहों के भी उपग्रह हैं, छोटे छोटे उपग्रह हैं जो इन ग्रहों के चारों ही ओर ही चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और ये है वह इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह है वह, इसके भी 2 चंद्रमा हैं, वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध ग्रह है तो इसके छोटा ग्रह है, इस कारण से है वह इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसे है बृहस्पति ग्रह तो इसके 16 उपग्रह हैं, 16 उपग्रह। शनि उपग्रह है तो इसके 21 उपग्रह सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनके बारे में देखें तो बुध ग्रह, इसको भोर का तारा कहते हैं। ये सुबह के समय है वह पूर्व दिशा के अंदर देखने को मिलता है। इसको है वह काफ़ी ग्रामीण औरतें हैं वह इसको देखते थे पहले के लोग है वह कि तारा उग गया, उसके 2 घंटे बाद में जस्ट दिन उग जाता है। तो ऐसे है वह बुध ग्रह जैसे जैसे ऊपर आता है वैसे वैसे सूर्योदय हो जाता है। ऐसे इसलिए इसको भोर का तारा है वह कहा जाता है। शुक्र ग्रह कभी कभी शाम के समय दिखाई देता है। यह चमकीला ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकीला है, तेज चमकदार होता है, इस कारण से यह चमकीला ग्रह के रूप में है वह जाना जाता है। तो ये शुक्र ग्रह जिसको प्रेम की देवी के नाम से भी है वह इसकी पृथ्वी पर है वह पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। पृथ्वी जिसके ऊपर हम अपन रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं, और यहाँ पर है केवल इन ग्रहों में केवल मात्र पृथ्वी पर ही जीवन यापन है और किसी ग्रह के ऊपर जीवन यापन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है, पृथ्वी की डिस्टेंस है, वो एक अनुकूल दूरी पर है। ये जो ग्रह हैं वो काफी नजदीक हैं, तो दिन के समय यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन रात्रि के समय है वह टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो डिस्टेंस अधिक होने की वजह से यहाँ पर जीव संभव नहीं है। ये जो ग्रह हैं वो सूर्य से काफी दूरी पर हैं, तो ये है वह ज्यादातर रात्रि के समय माइनस में तापमान हो जाता है और माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से वहां पर है जीवन संभव नहीं हो पाया। यानी कि पृथ्वी है वह सही पॉइंट के ऊपर है जिसके कारण ये पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव हुआ है, यहाँ पर लोग है वह पाए जाते हैं, मानव व जीव जंतु देखने को मिलते हैं। इस कारण से ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, इसको गोल्डीलॉक्स पेटी के नाम से जाना जाता है। गोल्डीलॉक्स पेटी कहते हैं इसको, गोल्डीलॉक्स पेटी है वह कहते हैं, जिसमें सूर्य से सही डिस्टेंस होने के कारण जीवन के लिए आदमी को जीवन जीने के लिए सही डिस्टेंस होने की वजह से है वह इसको गोल्डीलॉक्स पेटी के नाम से जाना जाता है। ये है वह रूप है। इसके बाद में मंगल, मंगल को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। लाल है वह ग्रह और इससे पृथ्वी से है वह छोटे रूप में पाया जाता है, पृथ्वी का छोटा रूप है। इसके बाद में क्षुद्र ग्रह, छोटी बड़ी चट्टानें है वह मिलती हैं। इसमें छोटी चट्टानों से लेकर के विशालकाय चट्टानें भी है वह पाई जाती हैं, जो है वह यहाँ से राउंड करते हैं। ये चट्टानों का बादल है, बादल है, क्षुद्र ग्रहों के रूप में है वह पाया जाता है।
पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट हैं वह इनके लिए ये काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि ये तो है वह बड़े बड़े पिंड हैं, इस कारण से ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं आती, लेकिन इनको क्रॉस करने में है वह पार करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दूसरी पेटियां हैं वह पास में आ जाती हैं, दूसरी चट्टानें आ जाती हैं, तो एक्सीडेंटल होने के है वह ज़्यादा खतरे रहते हैं। इसके बाद में है वह बृहस्पति ग्रह, और बृहस्पति ग्रह के साथ साथ के अंदर बृहस्पति ग्रह इनके अंदर ब्रह्मांड के अंदर सौर मंडल का सबसे बड़ा है वह ग्रह के रूप में है। और उसके बाद में है वह शनि ग्रह। शनि ग्रह के बारे में ये कहा जाता है कि इसके चारों ओर एक रिंग पाई जाती है, रिंग पाई जाती है, बादलों की सी है वह रिंग पाई जाती है। अब ये क्या चीजें हैं? हालांकि पदार्थ रूप में गैसों का समूह है, साथ में धूल के कण हैं जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, इनके कारण ही है वह इसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह भी है वह पाए जाते हैं। तो ये शनि ग्रह का रूप है। उसके बाद में अरुण वरुण ये है वह छोटे होते जाते हैं, ठंडे ग्रह हैं, बाकी ये भी हल्के पदार्थों से बने हैं। क्षुद्र ग्रहों से ये ग्रह है इनर ग्रह कहलाते हैं, इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित इनकी संरचना है वह हुई है पृथ्वी के समान। पृथ्वी के समान का मतलब है जिस तरह से हमारी धरती के अंदर लोहे का मोटा गोला है और उसके ऊपर है छोटे छोटे है वह धूल के कण पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से है ये पृथ्वी का ग्रह रूप बना है। तो इसके बाद में है यही रूप है वह मिलता है कि सभी के अंदर भारी पदार्थों से मिलकर के बने हैं। अंदर केंद्र के अंदर मोटा गोला है, लोहे का गोला है, और उसके बाहर है वह धूल के कण है वह जमा हुए हैं। और इसके बाद में ये जो ग्रह कहलाते हैं ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं, बाह्य ग्रह। और बाह्य ग्रहों के अंदर ये हल्के पदार्थों से बने हुए हैं, हल्के पदार्थों से निर्मित हैं, ये धूल कणों से है वह निर्मित हैं, जिनकी डेंसिटी है वह कम पाई जाती है। इनको बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह भी कहते हैं। जोवियन, जोवियन का मतलब इनकी जो संरचना हुई है वह बृहस्पति के अकॉर्डिंग हुई है, जुपिटर के अकॉर्डिंग होने के कारण इनको जोवियन ग्रहों के नाम से जाना जाता है। तो ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अब बात आती है कि चंद्रमा कैसे उत्पन्न हुआ। चंद्रमा कैसे उत्पन्न हुआ? एक विद्वान था जिसका नाम था डार्विन। डार्विन और डार्विन ने है वह स्पष्ट किया कि पहले पृथ्वी का आकार था वह डंबल के आकार का था। पृथ्वी का आकार डंबल के आकार था। ये है वह किसी कारण से भूकंप या फिर अन्य किसी कारण से है ये टूट गया, ये भाग है वह चंद्रमा बन गया और ये पृथ्वी बन गई। विद्वानों ने है वह आज कुछ लोग है वह साइंटिस्ट लोग है वह चंद्रमा पर भी अवतरित हो चुके हैं। चंद्रमा के ऊपर है वह वहाँ से चट्टानें लेकर के आए और उन चट्टानों के अध्ययन करने से पता लगा कि वो है चट्टानें धरती के समान ही है। जिस तरह से पृथ्वी की चट्टानें और चंद्रमा की चट्टानों में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा किसी भी रूप में हो लेकिन उसकी उत्पत्ति है वह पृथ्वी के विखंडन से ही हुई है, वो चाहे डंबल के रूप में हो या फिर अन्य किसी रूप में। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि विशालकाय तारा इससे टकराया, पृथ्वी से टकराया, जिसकी वजह से है यह चंद्रमा है वह पृथ्वी से अलग हो गया। ऐसे विद्वानों के अंदर कुछ विद्वान ये भी प्रमाण देते हैं कि जो अपना जो प्रशांत महासागर का भाग है वो लाखों वर्ग किलोमीटर के अंदर गहरा गड्ढा हो गया। गड्ढा हो गया तो इस गड्ढे के अंदर पानी भरने से फिर है वह महासागर की उत्पत्ति हुई। इनके अंदर ये कहा जाता है कि जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी से कोई तारा टकराया या धूमकेतु टकराया, तो धूमकेतु टकराने के कारण जो भाग है वह अलग हुआ, इसके अंदर गड्ढा हो गया और इस गड्ढे के अंदर पानी बढ़ने से प्रशांत महासागर की उत्पत्ति हुई। जो ये महासागर हैं 4-4, 5-5 हजार मीटर गहरे महासागरीय पार्टीशन है। तो यहाँ से जो इसकी उत्पत्ति हुई है उसका मूल कारण है वह किसी तारे के टकराने से भी है वह माना जाता है। वास्तविकता में सत्यता तो क्या है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में है वह काफ़ी
समानताएं देखने को मिलती हैं चट्टानों की। इस वजह से चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से ही मानी जाती है। इसके बाद में देखें तो वातावरण की उत्पत्ति, वायुमंडल। अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की संरचना हुई तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले लोहे के कण आपस में टकराए। लोहा और निकिल है इस धरातल की या ब्रह्मांड की भारी धातुओं में से एक हैं। इस कारण से इनके अंदर जो कण होते हैं उनमें ग्रेविटेशन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होने से दो कण आपस में टकराए और बड़े कण का निर्माण हुआ। बड़े कण हुआ तो दोनों के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है वह और अधिक हो गया, तो इसके बाद में है तीसरे कण को आकर्षित किया। तो ऐसे उन्होंने दूसरे तीसरे कणों को है वह इकट्ठे करते गए, आकार है वह बढ़ता गया। जैसे जैसे आकार बढ़ता गया वैसे वैसे लोहे के कण आकर के और चिपकते गए। तो अपनी धरती के बीच में बड़ा भाग लोहे का बना हुआ है, जिसको अपन नेफे परत के नाम से पुकारते हैं। नेफे इसको कहते हैं। इसमें है निकिल और फेरस। फेरस कहते हैं लोहे को, लोहे का वैज्ञानिक नाम फेरस है। इसका मतलब ये लोहे का बना हुआ पिंड है, वो अंदर के भागों में पार्ट में है। अब इसको भी है वह विद्वान दो भागों में बांटते हैं, एक इनर पार्ट और एक बाह्य पार्ट। इसको है वह क्रोड भी कहते हैं। क्रोड मतलब अंदर का जो गोला है वह लोहे का बना हुआ है। ये है वह बाह्य क्रोड है और ये इनर क्रोड है। दोनों में अंतर का कारण, ये बाह्य क्रोड है, इसका डेंसिटी थोड़ी कम है। जैसे इसकी डेंसिटी मिलती है 6 से 7 तक है वह इसकी डेंसिटी मिलती है, लेकिन अंदर वाला जो पार्ट है इसकी डेंसिटी 11 से अधिक है। वास्तव में है वह निकिल और फेरस है वह इस दुनिया की सबसे ज़्यादा भारी धातुएं हैं। इस कारण से विद्वान इसके बारे में बता देते हैं कि ये निकिल और फेरस का बना हुआ है। लेकिन हो सकता है कोई और भी इससे बड़ी भारी चीज़ है वह इसमें भूमि के केंद्र में समाहित हो। तो ऐसे निकिल और फेरस हैं। और इस क्रोड की वजह से, जो ये क्रोड है मोटा गोला है, लोहे का गोला है, उसी के कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटेशन ज़्यादा है। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा के अंदर ग्रेविटेशन कम है। क्यों? क्योंकि जैसे चंद्रमा इस पृथ्वी से अलग हुआ तो ये टुकड़ा निकल करके बाहर हो गया, तो लोहा तो यहाँ रह गया था। तो इसका मतलब जो मिट्टी धूल कण है वह बाहर हुए, उससे निर्मित था चंद्रमा, और उससे निर्मित होने के कारण उसमें ग्रेविटेशन कम मात्रा में पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम मात्रा में पाया जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप धरती के ऊपर 1 फीट ऊपर उछल सकते हैं तो उतना ही बल अगर चंद्रमा पर लगाएं तो आप 6 फीट की ऊंचाई पर है वह उछल सकते हैं। तो ऐसे है वह इसके भूक्रोड है के कारण ग्रेविटेशन पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। इसके बाद में है जब ये लोहा है वह एक जगह पर हुआ, तो लोहा एक जगह टकराने की वजह से, दो कणों के बीच में टक्कर खाने की वजह से टेम्परेचर उत्पन्न होता है। ये साइंस का नियम है, और इसके कारण है वह तापमान की उत्पत्ति हुई। दूसरे छोटे छोटे कण आ करके मिट्टी जैसे कण है वह टकराने लगे, इससे टकराने लगे, तो ज़्यादा तापमान के कारण वो किस में बदल गई? द्रव रूप में बदल गई, पिघल करके और द्रव रूप में बदल गई। इस कारण से इसको प्रवार परत कहते हैं, प्रवार। दूसरा नाम मैंटिल परत कहलाती है, मैंटिल परत भी कहते हैं इसको। सीमा परत है, सीमा की द्रवित परत है, जो द्रवित पदार्थों से है वह बनी हुई है। ये कण आपस में टकराए और इनसे है वह तापमान की उत्पत्ति। तापमान के कारण जो है वह धूल के कण टकराए तो वो द्रवित हो गई, और गर्मी की वजह से द्रवित हो गई। ये द्रवित परतों की शरत प्रवार कहलाती है, या मैंटिल कहलाती है, या इसको सीमा परत कहते हैं, जिसमें द्रवित चट्टानें पाई जाती हैं। और तीसरा जो रूप पाया जाता है
वह ठोस पदार्थों की परत है जिसको क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो क्रस्ट का रूप है, क्रस्ट जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये क्रस्ट की परत है। ये हल्के पदार्थों की बनी हुई है। बाहरी परत है वो हल्के, मिट्टी जैसे हल्के पदार्थ हैं, इनकी डेंसिटी है वह 2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे उसकी पदार्थों की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब बात आती है वायुमंडल कैसे उत्पन्न हुआ। विद्वानों का मानना है कि जब धूल के बादल से इस पिंड का निर्माण हो रहा था तो ये अंदर से है वह गैसें बाहर निकली, अंदर से गैसें बाहर निकली। इन गैसों में सबसे ज्यादा है वह हीलियम प्लस हाइड्रोजन थी, हीलियम और हाइड्रोजन थी। ये हल्की गैस थी और इनको है वह जो सूर्य की सौर ऊर्जा है, उस सौर ऊर्जा के द्वारा काफ़ी सारी है ये गैसें ऊपरी वायुमंडल से है वह बाहर कर दी गई। इसके बाद में धरातल के अंदर से, धरातल के अंदर से अपन देखते हैं ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी में से काफ़ी सारी गैसें बाहर विस्फोट होती हैं। तो ये कण आपस में जुड़े, उसके कारण अंदर से गैसें बाहर निकली और जो आंतरिक जो गैसें थी उनके अंदर जैसे CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये गैसें अंदर से बाहर निकली। और ये गैसें है वह बाहर निकली तो भारी होने के कारण ये वायुमंडल के अंदर ये वायुमंडल का निर्माण हुआ। क्योंकि भारी होने के कारण यहाँ पर पृथ्वी का ग्रेविटेशन काम किया, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बाहर नहीं जा पाई और इस धरती के चारों ओर ही ये वायुमंडल बन गया। तो इस तरह से वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। फिर वायुमंडल के अंदर हाइड्रोजन गैस थी और ऑक्सीजन नीचे से बाहर निकली तो H2O का रासायनिकरण हो गया। क्या बन गया? पानी बन गया। बरसात हुई और पानी हुआ तो यह पानी है वह धरातल के ऊपर गिरा, धरातल पर गिरा तो बारिश हुई, बारिश के कारण नदी, तालाब, झीलें इनकी उत्पत्ति हुई। गड्ढों में जा कर के पानी भरने लगा, तब है वह महासागरीय पार्टीशन की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे महासागरीय रूप बने। अब जब महासागर बन गए, नदियां तालाब बन गई तो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे है वह ऊर्जा का स्रोत सूर्य था, तो इस कारण से जब झील तालाबों के ऊपर सूर्य की ऊष्मा गिरती, भाप बनती, भाप से बादल बनते, बादलों से कई रूपों में ओस है, कुहरा है या फिर दूसरी चीज़ें ओले हैं, तुषार है, बहुत सारे प्रकार के अंदर इंटरचेंज होने लग गया और परिणामतः धीरे धीरे ये जल चक्र प्रारंभ हो गया। महासागरों का पानी भाप बनता, बादल बनते, कई रूपों में होता हुआ पुनः महासागर में पहुंच जाता, जिसको जल चक्र के नाम से है वह जाना जाता है। जल चक्र से बारिश हुई और बारिश से है धरातल पर पानी आया, जिसके कारण कीचड़ उत्पन्न हुआ और कीचड़ उत्पन्न होते ही जब कीचड़ के अंदर है वह छोटे 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 बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगे। यही बैक्टीरिया है वह आपस के अंदर जुड़ने लगे। कभी है वह मेंडल के विकास नियम के अनुसार है वह उत्परिवर्तन का सिद्धांत लागू होने लग गया। बहुत सारी जीव प्रजातियां आती हैं तो उनके अंदर अचानक परिवर्तन आता है, नया परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से पहले एक कोशिकीय जीव आए, फिर है वह धीरे धीरे ये कोशिकाएं बढ़ने लग गई, बहुकोशिकीय जीव आई और इसके बाद में है वह धीरे धीरे मेंढक है या फिर दूसरे जानवर हैं, सर्प है या फिर है वह पक्षी हैं, इस तरह के रूप है वह बनने लगे। जिन जिन चीज़ों ने उपयोग में लेना शुरू किया उन चीज़ों के अनुसार परिवर्तन आ रहा है। मेरा कहना यह है कि मानव के अंदर भी जो आदिम मानव था तो उसका जबड़ा बाहर निकला हुआ था, लेकिन वो उसका कोई उपयोग नहीं था, तो इस कारण से वो धीरे धीरे छोटा होता गया। जो नई प्रजाति का मानव है उसके है वह जबड़े छोटे पाए जाते हैं।
यही रूप है वह कानों के साथ में हुआ। हाथी की तरह के कान है वह पहले भी आदमी में भी थी, लेकिन आदमी के भी बड़े कान हुआ करते थे, लेकिन ये बड़े कान है वह छोटे होते गए। क्यों? हाथी है वह उनको हिला करके और अपनी मक्खियाँ वगैरह उड़ाता रहता है, इस कारण से वो उसका प्रोसेस चालू है। और आदमी के कोई उपयोग में नहीं था, क्योंकि हाथ हो गए थे, इस कारण से कानों को हिलाने की आवश्यकता नहीं थी। परिणामतः उनका उपयोग कम होने के कारण धीरे धीरे छोटे होते चले गए। जो नई प्रजाति है, मानव की प्रजाति है, उसमें कान बहुत छोटे आकार के है वह देखने को मिलते हैं। तो ऐसे परिवर्तन होते चले गए। परिवर्तन हुए किसके कारण? जलवायु के कारण, उसके मानव के उपयोग की वजह से, या फिर दूसरे जानवरों के उपयोग की वजह से फिर नई प्रजातियां है वह उत्पन्न होती गई। इस तरह से है वह नई प्रजातियों की है वह उत्पत्ति हुई। हम बायोलॉजी के अंदर है वह काफ़ी पढ़ते हैं कि जानवरों की हड्डियों में के अंदर देखें तो मेंढक की हड्डियाँ और आदमी की हड्डियाँ काफ़ी समानताएं हैं वह देखने को मिलती हैं। जिस तरह से मेंढक में फीमर होती है या दूसरी हड्डियाँ होती हैं, उसी प्रकार की बोन्स है वह आदमी के अंदर ही भी है वह पाई जाती है। वजह क्या है? उन्हीं जीवों के है वह डेवलपमेंट होने से है वह मानव की उत्पत्ति हुई, और धीरे धीरे जीव प्रजातियों के रूप से इस धरातल के ऊपर जीवन है वह संभव हुआ है। इस प्रकार से है वह पृथ्वी पर जीवन की है उत्पत्ति हुई है। इसी के साथ ये टॉपिक है कंप्लीट। थैंक्स, धन्यवाद।